फास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। पहले मेमोरी कार्ड में चले पीडीएफ खोल लेते हैं। नाइट शिफ्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। यूरोपियन का भारत में आगमन हम लोग कर चुके हैं। क्षेत्रीय शक्तियाँ चारों पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय करते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल एवं वायसराय पार्ट 1 आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कितना पेज है इसमें, कितना पेज है। चलिए जितना भी पेज है आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, इसमें क्या है कि 1797 जो बंगाल उस समय बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे, कले बने थे। और फिर 1773 में जब इलेक्टिंग एक्ट आया उस समय पोस्ट का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे, जो कि अंतिम बंगाल का गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया। उस समय फिर से नाम को बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, और उस समय फर्स्ट भारत का गवर्नर जनरल बैटिंग बने, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1858 का भारत का शासन एक्ट आया, क्योंकि 1857 में क्या क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन एक्ट आया और भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। ठीक है, तो भारत का उस समय भी पोस्ट का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल से भारत का वायसराय कर दिया गया। और पहले भारत का वायसराय कौन बने, कैनिंग बने। और ब्रिटिश भारत का अंतिम यही कैनिंग थे, जो कि ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है ना, नोट में लिखे हैं सर कि भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। आज़ादी के बाद ना माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी ही क्या बोलते हैं कि भारत का पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बने, जो कि फिर से वायसराय का देश आज़ाद हो गया ना, तो उस समय भारत का वायसराय से नाम बदल के गवर्नर जनरल ही कर दिया गया था। जिसके पहले गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद कौन बने थे, माउंटबेटन बने थे। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल, इसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। चलिए हम लोग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि कितना गवर्नर जनरल है। देखिए पहले रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, पहला रॉबर्ट क्लाइव हो गया। उसके बाद कौन आता है, हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल आ गया, हॉलवेल। ठीक है, उसके बाद हॉलवेल, उसके बाद वेंसीटाट हो गया, फिर वेंसीटाट हो गया, वेंसीटाट। तो ये 3 गवर्नर जनरल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो 3 गवर्नर के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 2 टेन्योर में अपना कार्यकाल पूरा किया, 1757 से 60 और फिर 1765 से 67 के बीच में किया। ठीक है, और क्लाइव को 1757 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ठीक है, इन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल शासन के बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया था। ठीक है ना, तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने से रोक लगा दिया। चलिए आइए शॉर्ट में पढ़ते हैं कि क्या है। शॉर्ट में यह है कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर यही था। उसका 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुआ, उधर तीनों मिल के जो हारा था बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, तो हारा था, तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर बंगाल में द्वैत शासन आया, उसका कंपनी का अधिकारियों के उपहार लेना मना कर दिया गया। फिर हॉलवेल आया। हॉलवेल के समय आपको पता ही है कि इन्होंने ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी का वर्णन किया। ठीक है ना, जिसको हॉलवेल का घटना करने वाला कौन था, सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। ठीक है ना,
उसने क्या हॉलबेल का घटना हुआ था, जिसमें कि 146 के आसपास लोग को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 28-29 को बच के निकल पाया था। उसमें से एक हॉलबेल थे, वही अपना पूरा कहानी का वर्णन किए थे, ठीक है ना। उसके बाद वेंसीटाट फिर से स्टार्ट हुआ, वेंसीटाट, ठीक है ना। और इनके समय में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि 1764 में हम लोग जानते हैं। उस समय गवर्नर कौन थे? वेंसीटाट थे। और नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, मैंने बक्सर के युद्ध का हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और संधि कौन किया? क्लाइव किया। उसके बाद बढ़ते हैं उसके बाद कौन? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, जिसमें कि क्या हुआ? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन जज का नियुक्ति होना था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्प्रे बनी। और उस समय क्या बंगाल में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी शामिल हो गया, ठीक है ना। 1773 ईस्वी में आगे बात करते हैं तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी इनके अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी इनके अधीन कर दिया गया। इसलिए तो उस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या पढ़े हम लोग कि वारेन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के पहले जो 1773 का जो एक्ट आया, उसमें उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे, जो कि अंतिम गवर्नर थे। उन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन को अंत करने वाले भी वारेन हेस्टिंग्स थे। फिर 1774 में कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, जिसमें फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्प्रे बनी। फिर 1784 10 साल बाद 1784 में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, किसने किया? विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। और भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेट भी हुआ इन्हीं के समय में। वारेन हेस्टिंग के समय किसने किया? विल्किंस ने किया। और द बंगाल गजट जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, उसका भी प्रकाशन जो कि 1780 ईस्वी में हुआ, ऑगस्टाइन हिक्की ने किया था, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1772 से 85 के बीच में वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसने बंगाल में अस्थायी द्वैत शासन को स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। इनके शासन काल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1734 ईस्वी में की गई, ठीक है ना। इनके संरक्षण में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा किया गया, ठीक है ना। उसके बाद कॉर्नवालिस साहब आए, ठीक है ना। कॉर्नवालिस साहब जो कि 1786 से 93 के बीच में रहे, 1786 से 93 के बीच में रहे। इनका समाधि गाजीपुर के यूपी में है। और सिविल सेवा के जनक इनको कहा जाता है। पुलिस का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो कि 1793 देखिए 7 और 3 जोड़ दीजिएगा, सेकेंड और फोर्थ को तो 10 हो गया, 9 1 10 हो गया था। 10 याद कर लीजिए, मोटा मोटी ऐसी की अस्थायी बंदोबस्त कब आया था? 10 ऐसे याद कर लीजिए, जो कि जमींदारी के लिए था, ठीक है। और न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन भी कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लीजिए। 1786 से 1793 के बीच में इनका कार्यकाल था। इनके समय में समस्त जिलों का अधिकार कलेक्टर को सौंप दिया गया और एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर यूपी में है। कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया तथा कॉर्नवालिस संहिता एवं रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। पुलिस सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस हैं। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्र में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 19% क्षेत्र आता था, जिसमें कि 11 भाग में से 10 भाग को कंपनी को देना पड़ता था और 1 भाग जमींदार को जाता था, ठीक है। और
और उसी समय जैसे बंगाल में तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली था, और उस समय बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब आता था, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त था, ज़मींदारी पर था। कम में क्या होता, 11 भाग में से 10 भाग EIC को जाता था और एक और ज़मींदार को जाता था। और मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी था। रैयतवाड़ी कहाँ था? रैयतवाड़ी था मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि 1820 में। इसमें देखिए 8 2 10, पहला और चौथा करेगा तो 0। इसमें भी 10 10 मोटा मोटी है, उन्हें दोनों में याद रखिएगा कि 10 10 पूर्ण रहा है, ठीक है ना। और इसके समय रीड और मुनरो थे, जो कि रैयत किसान को कहा जाता था, प्रमुख थे, ठीक है ना। रैयत माने किसान होता है, रैयत माने किसान का प्रमुख, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि उसके बाद कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली आए। हम लोग सब पता है कि 1798 से 1805 ईस्वी के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली आए। किसके बाद आए तो भाई, किसके बाद आए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद कौन आए, ये आए लॉर्ड वेलेस्ली आए, जो कि 1798 से 1805 के बीच में रहे। और इनके समय में क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। और विश्व में पहली बार जो सहायक संधि था डुपने ने लगाया था, जो कि फ्रांस का गवर्नर था। और इसमें निम्नलिखित रियासतों के साथ सहायक संधि की कौन कौन था? हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद सबसे पहले आया था 1998। पहले तो क्रम याद करिए, हैदराबाद का बिरयानी बहुत मशहूर है, तो मशहूर हो गया। उसका तंजौर, मैसूर और तंजौर हो गया, एक साल में आया, सेम साल में आया। उसके बाद अवध, फिर पेशवा, फिर अवध तो पेशवा। मैंने क्या हुआ कि हैदराबाद का बिरयानी लोग खा लेता है तो मशहूर बिरयानी खा लिया। उसके बाद तंजौर, चौर में चलने लग जाता है तो उसका वध हो जाता है। उसका पेशवा, तो पेशवा तो का वध हो गया, तो सब बन गया ना, पेशवा तो सब हो गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर क्या हो गया, आँख मूंद के बोलिए कि हैदराबाद का बिरयानी मशहूर, तो मैसूर हो गया। मैसूर के बाद चौर में चलता है तो तंजौर, का वध हो जाता है तो अवध हो गया, ठीक है ना। अवध हो गया तो अवध हो गया। उसके बाद उसका सब में बदल जाएगा तो पेशवा। तो यही 5 है, और 5 का क्रम क्या है? 1798 से लेकर 98, फिर 299, उसके बाद अवध 1801, 1802। बस ये याद कर लीजिए। उसके बाद इन्हीं के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किनके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। और इनके समय में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्षेत्रीय शक्तियों में ये बात पढ़ चुके हैं कि 1799 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था। और उस समय EIC बोला था कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि बंगाल में उस समय सूता नाटी गोविंदपुरा, जो कि कलकत्ता में था, 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम का नींव कौन रखा था? जॉब चार्नॉक ने रखा था। और पहले हेड कौन बनाया गया थे? चार्ल्स चार्ल्स आयर को बनाया गया था फर्स्ट हेड। और नींव रखे थे जॉब चार्नॉक ने 1698 में, माने 1700 से 2 कम में, 1700 से 2 कम में, ठीक है ना। कहाँ पे? तो सूतानाटी गोविंदपुरा कलकत्ता में, ठीक है ना। उसके बाद कौन है? जॉब मिंटो प्रथम आया 1807 से 1813 में, इनके कार्यकाल में। 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट पर पारित हुआ, ठीक है ना। और महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो प्रमुख अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में हुआ था। 1809 में कैसे याद होगा कि 18 माने 9, फिर 09, 909 माने 180809। अगर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो 18 माने 9 हो गया, फिर वही पहला 2 डिजिट जोड़ लीजिए तो लास्ट वाला हो जाता है 9, तो 1809 में हुआ। और ये क्या था? अमृतसर का संधि ये था कि बीच में जो सतलुज नदी है, एक तरफ पंजाब था, एक तरफ EIC का शासन था। तो ना रणजीत सिंह को ये सतलुज नदी को पार करना था, और क्या कहते हैं कि ना ही EIC को उधर पार करके पंजाब जाना था। दोनों के बीच में एक समझौता हो गया था। और यही लॉर्ड मिंटो के समय में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात कही गई थी। और ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश मिल गया। और चाय और चीनी को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और लॉर्ड जो मिंटो फर्स्ट के समय मैटकॉफ भी सचिव थे। अगले बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1813 से 1823 लॉर्ड हेस्टिंग आए। इन्हीं के समय में 1822 ईस्वी में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में क्या हुआ कि काश्तकारी नियम आ गया, टेनेसी एक्ट। इसमें क्या होता है, जब तक किसान ना अपना भूमि पर लागत दे रहा है, जो
भूमि पर मतलब कि खेती कर रहा है और उसका लागत दे रहा है तब तक ठीक है, नहीं देगा तो वो उसका स्वामित्व किसान के पास नहीं होगा। यही बात था काश्तकारी अधिनियम, जिसको टेनेसी एक्ट बोलते हैं, जो कि 1822 ईस्वी में आया था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आया था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड आर्महर्ट थे। ठीक है, लॉर्ड आर्महर्ट, जो कि 1823 से 1828 के बीच में, 1823 से 1828 ईस्वी के समय में आए थे। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? आंग्ल बर्मा युद्ध देखिए 18, 24, 26 मैंने यंग, मन सब यंग एज है ना, 18, 24, 26, इसमें पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, हुआ तथा बर्मा पराजित हो गया। इसमें क्या हुआ कि बर्मा पराजित हो गया तथा 1826 ईस्वी को दोनों के बीच में यांगडू की संधि हुई। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ, पहला जो भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम वेटिंग बने थे, जो कि 1828 से लेकर 1833 ईस्वी के बीच में, 1828 से 1833 के बीच में रहे थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। और लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय में भारत में सामाजिक सुधार को गति प्रदान हुई। इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। और इस प्रथा के खिलाफ कानून बनकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होना अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। और बैटिंग के समय में क्या क्या हुआ, सब देख लीजिए। 1833 का अधिनियम आया, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिसके पहले गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन? बैटिंग बने। और विधि आयोग आया, जिसमें 1834 ईस्वी को आया। ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। और समाज सुधार जैसे कि सती प्रथा का इंद हो गया 1829 में धारा 17 के तहत। राजा राम मोहन राय के प्रयास से दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, ठगी प्रथा का भी अंत हो गया। ठीक है ना। कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और शिशु एवं बालिका हत्या पर विरोध प्रतिबंध लग गया। ठीक है ना। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चूँकि इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अतः बेंटिंक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ आए 1835 से 1837 के बीच में। चार्ल्स मेटकॉफ आए। ठीक है ना। चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिया। जो वर्नाकुलर एक्ट लगा हुआ था उसको चार्ल्स मेटकॉफ ही हटाया था, जिस कारण से इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो जीटी रोड था, जिसका का मरम्मत ऑकलैंड शेरशाह सूरी जो किए थे, करवाया था। और त्रिपक्षीय संधि किसके बीच में? महाराजा रंजीत सिंह, EIC और अफगानी शाह शुजा के बीच में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में क्या लिखा है, उसके बाद जो है ना, मेटकॉफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए थे 1836 से 1842 के बीच में। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया। इनके समय में महाराजा रंजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुआ था। ठीक है। उसके बाद एलन बरो आया। ठीक है ना। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 के बीच में। इन्होंने 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू करवाया। ठीक है ना। इनके समय में लागू करवा दिया था। एलन बरो के समय 1842 से 44 के बीच में 43 में लागू करवा दिया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए, तो सबको याद है कि ट्रेन उड़ेन इनके समय में आता है ना। 1848 से 1853 ईस्वी के बीच में इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ तथा इनमें 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी शासन में विलय कर दिया गया। ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने व्याप्तगत सिद्धांत के तहत भारत के कई राज्यों को, जैसे कि संतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संबलपुर को 1839 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 ईस्वी को क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। मैंने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, उसमें क्या था कि हड़प नीति, जिसको बोलते हैं हड़प नीति के तहत संतारा को 1848 मैंने 1948 से 100 साल पहले संतारा को, उसका जैतपुर और संबलपुर को 1849 में
जैतपुर, जैतपुर और संभलपुर, जाओ तो संभल के जाओ भाई, संभल के, ठीक है ना। संतारा, संतारा मैंने सितारा लोग जाता है तो जाता है ना, तो जैतपुर संभल के जाता है। 48 49 हो गया, 49 उसका उदय, तभी तो उनका उदय होता है, तो राइज करता है बहुत। तो 1852 में राइज कर गया, 1852 है कि 1852 में, तो 1950 के आसपास लग गया था ना। क्या बोलते हैं कि अपना संविधान लागू हुआ था, तो उदय हो गया एक तरह से, मानी 100 साल पहले। और झांसी 53 में, 53 में 1853 में, 1853 में क्या हुआ था कि झांसी, तो जिस समय रेलवे आया उसी समय 1853 में झांसी का हड़प लिया हुआ। नागपुर 54 में, 1 साल बाद नागपुर, ठीक है, 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो देख लीजिए डलहौजी का 1848 से 56, 1848 से 56 के बीच में व्यापकगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, ठीक है ना। उसका ब्रिटिश भारत का विस्तार किया इसमें ने। ट्रेन 1853 में आया, मुंबई से थाने के बीच में आया। फिर तार सेवा 1834 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन आया। फिर शायद कलकत्ता से ए से, क्या है भाई, कलकत्ता से ए इलाहाबाद है क्या, 1853 में तार सेवा चालू हुआ। फिर डाक टिकट भी चालू करवाया इसी ने। तो 17 1848 में उसके बाद पंजाब को कुशासन के बाद उसको हड़प लिया। फिर झांसी को गोद निरोधक के चक्कर में ले गया थी। और शिक्षा के लिए 1854 में वुड डिस्पैच आया, ठीक है ना। 1854 ईस्वी में 1854 में शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच आया, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये इन्होंने कई कर रही थे जागीरी का पता लगाने एवं उन्हें वापस लेने के लिए 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे यातायात का जनक माना जाता है। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। 1853 से कलकत्ता से आगरा, इलाहाबाद नहीं था जो पहले बोले थे, कलकत्ता से आगरा था। 1803 में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का शुरुआत हुआ। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई, जिनके तहत प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक की नियुक्ति की गई, ठीक है ना। 1854 में की बात है ये। 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किसने किया, डलहौजी की 1854 में। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी कौन किया, डलहौजी की। आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है कौन, डलहौजी। लेकिन डलहौजी के कार्यों का अंतिम उल्लेख EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के हित था, न कि भारत का। नहीं, उसमें भारत का कुछ नहीं था, इतनी बुझिया कितना काम किया था, विकास चाहता था, अंत में फ़ायदा वो अपने ही लिए करना चाह रहा था, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं देखिए एजुकेशन के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया, ठीक है। अधोमुख निस्पंदन सिद्धांत, इसमें क्या था कि पहले 10 लोग को पढ़ाएगा, टॉप में पढ़ाएगा, फिर वो बाकी लोग को पढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे करके जैसे 30 करोड़ रुपया लगाएगा, उससे 1000 लोगों को पढ़ा दिया, वो 1 लाख लोग को पढ़ाएगा, ऐसे करके 1 लाख लोग फिर पढ़ाएगा आगे, तो 3 लाख लोग हो गया, फिर 3 करोड़ लोग गया। इसी को बोला जाता है एजुकेशन का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि जैसे जैसे ऊपर वाले को पढ़ा दो और वो उसको कहो कि अगला 10 को पढ़ाए, फिर वो अगला 10 को, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद कैनिंग साहब आ गए 1857 की क्रांति हुआ इनके समय में, कैनिंग के समय। फिर पील कमीशन आया, फिर इंडियन पिनल कोड 1860 में इंडियन पिनल कोड। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें 3 हाई कोर्ट बना। कौन सा बना, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास बना, ठीक है ना। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें कि भारत
भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके क्राउन के अंदर में चला गया और फिर से वायसराय का पद को समाप्त करके कौन आ गया, गवर्नर जनरल से नहीं, जो गवर्नर जनरल था उसको उसका पद को बदल के वायसराय रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 के बीच में आया भारत का गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुआ था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय भी यही था। ठीक है ना, और इन्हीं के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सहयोग से। ठीक है, और पील आयोग का सेना में सुधार के लिए पील आयोग का गठन भी इनके समय हुआ था। और 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है ना, 1897 ईस्वी में बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और भारत का वायसराय थोड़ा पढ़िए कि मई 1857 ईस्वी में विद्रोह के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। और 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल थे, इसलिए वह भारत का पहला फर्स्ट वायसराय कहलाए। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 के बीच में रहे वायसराय। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड इन्हीं के समय में आया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 ईस्वी का एक्ट भी इन्हीं के समय में लागू हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। ठीक है, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक हाई कोर्ट का स्थापना की गया। ठीक है, और लॉरेंस कैंपबेल आयोग ये सब आया। ठीक है ना, उसका सर जॉन लॉरेंस जो कि 1863 से 69 तक के बीच में रहा। इसके समय में क्या क्या हुआ कि वायसराय ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग 1800 अकाल आयोग का गठन किया। ठीक है ना, उसका 1800 तो इसको कैसे यार कि बैल का रेस काला है, काल है, तो बैल कैंपबेल। ठीक है ना, रेस माने हो गया लॉरेंस, और काल माने अकाल, माने जो अकाल के लिए अकाल आयोग कब आया था, तो सर लॉरेंस के समय में आया था। और उस समय क्या बोलते हैं कि किसके नेतृत्व में, कैंपबेल। तो ये ट्रिक याद करिए, बैल की रेस में काल है। ठीक है ना, 1865 ईस्वी में इन्होंने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया। 1865 ईस्वी में इन्होंने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया। ठीक है ना, तो उसका मेयो का हत्या हो गया 1872 ईस्वी में। ठीक है ना, जो कि पहला सेंसस भी यही कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। और कृषि विभाग को एस्टेब्लिश यही किए थे लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय माने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का जनक लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना इन्हीं के समय हुआ। इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान एक अफगान द्वारा अंडमान में कर दी गई। ठीक है ना, लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और सिविल सेवा का उम्र 21 साल से 19 साल कर दिया गया। केसर हिंद की उपाधि और ओवन मेरिडिव और आर्मी। थोड़ा सा देख लेते इसके बारे में कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उसके बाद कौन आया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसके बाद, लॉर्ड मेयो के बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक आया 1872 से 76 के बीच में। इनके समय में 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह का मान्यता प्राप्त हुआ। पंजाब में कुका विद्रोह 1872 1872 माने 189 और 729 तो 9 हो गया दोनों का, इन्हीं के काल में हुआ। ठीक है ना, उसके बाद लॉर्ड लिटन आए, जो कि हम बता चुके हैं कि 1876 से 80 के बीच में आए, जो कि साहित्यकारों ने इन्हें ओवर मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन को इन्होंने
इन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता 1878 ईस्वी में की में एक अकाल आयोग का गठन किया, ठीक है ना। इन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता 1878 माने जिस समय वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 में, उसी समय अकाल आयोग का गठन किया कौन, लॉर्ड लिटन ने। और लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिनमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय नागरिक सेवा में माने कि IAS की सेवा में शामिल होने वाले भारतीयों की आयु 21 साल से घटाकर 19 साल कर दिया, ठीक है ना, माने ताकि भारतीयों को रोका जा सके, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि इन्हीं के समय में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो पास महाविद्यालय की स्थापना हुई इन्हीं के समय में, ठीक है ना। तो कितना है इनका टेन्योर 1876 से 80 के बीच में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट पारित कर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना लाइसेंस का शस्त्र धारण किए पाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना। मैंने जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको गला घोटने वाला एक्ट भी बोला जाता था, ठीक है ना। उसके बाद है लॉर्ड रिपन साहब आए, ठीक है। लॉर्ड रिपन साहब आए, उन्होंने क्या किया, लॉर्ड रिपन भारत के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। इनके रिपन के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया है। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं सिविल सेवा के प्रवेश हेतु आयु को 19 वर्ष से फिर से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में हुआ। इन्होंने शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की गठन किया, ठीक है ना। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि दी, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि लेक्चर में रिवीजन करते हैं, फिर से मिलते हैं।